Good afternoon, all of you. This is Hari Mohan from Knowledge Chamber Academy, and I welcome you all in this afternoon session. Friends, जैसे कि आपको पता है, this is the first lecture for the modern history. और मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो शुरुआत देखिए, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट ऑफ द बुक्स थोड़ा सा वेरिएशन के साथ आपको मिलेगी जब आप अलग अलग बुक पढ़ेंगे. आई हैव रीड एनसीईआरटीज, अलका मेहता, बिपिन चंद्रा एंड स्पेक्ट्रम. सो उन सब का निचोड़ मैं आज आपको इस क्लास में दूंगा, लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी पहले कि जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत की जाती है तो सभी टीचर्स और इनफैक्ट बुक्स भी वो आपको मिलेंगे कि वो स्टार्ट कर देते हैं विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियंस. लेकिन अगर आप डायरेक्टली विद द कमिंग ऑफ द यूरोपियन से लेक्चर को शुरू करते हैं तो इसमें आपको क्या होगा कि कुछ लिंकेजेस जो आपको मालूम होने चाहिए, जिनका पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, वो आपको कई बार उनको आप मिस कर देते हैं. तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत जो है मैं आपको बता देता हूं. देखिए 1707 के साथ की गई थी, 1707 में, और ये अप टू थी कब तक? 1947 तक. ये हमने बात भी की थी पहले भी. तो इस टाइमलाइन को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं. इसको हम बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री. आप लोग बने रहिएगा, लेक्चर आज थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लंबा रहेगा, 1.5 आवर का पॉसिबली. तो देखिएगा 1707 में क्या ऐसा हुआ था कि जिससे हम बोलते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हो गई. तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से जस्ट पहले यहां पे रूलर कौन थे? मुगल्स थे. मुगल्स थे. और मुगल्स में जो मेन किंग्स रहे थे, वैसे तो मुगल्स देखिए, इसकी चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात भी करूंगा. देखिएगा जो मुगल्स के बारे में हमें बात करनी है वो ये करनी है कि इनका जो एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुआ था, दैट वाज इस्टेब्लिश इन 1526 विद द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी, इसमें क्या हुआ था कि बाबर, जो मुगल का फर्स्ट किंग माना जाता है, बाबर ने क्या किया था? बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और दिल्ली पे अपना राज स्थापित कर लिया था. तो यहां से मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है इन द इंडिया, और ये चलता है आपका 1857 तक. बेसिकली 1857 तक मुगल एम्पायर जो चलता है. लेकिन 1707 के अंदर जो इनके मेन किंग थे, मेन किंग में जो लास्ट माने जाते हैं वो माने जाते हैं औरंगजेब की 1707 के अंदर क्या हो गया था? डेथ हो गई थी. और इसी के साथ मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन है, जो फॉल है, वो यहां से स्टार्ट हो जाता है. तो हमें अब क्या करना है? हमें जब मॉडर्न हिस्ट्री समझनी है बहुत अच्छे से, तो हमें देखिए जो मेन किंग है पहले मैं बता देता हूं कि 1526 से 1707 तक कुछ एम्परर या कुछ आप कह सकते हैं किंग्स मुगल एम्पायर के जो रहे थे. तो फर्स्ट उनमें से थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, और जहांगीर के बाद थे शाहजहां, और शाहजहां के बाद आए आपके औरंगजेब. देखिए यहां पे हम मुगल एम्पायर की बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस चैप्टर को लिंक करना चाहता हूं किसके साथ? मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत के साथ. कि मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत क्यों होती है, कैसे इनका फॉल होता है. जब तक आपको इनका फॉल का नहीं पता लगेगा तब तक आप मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो यहां पे देखिएगा मैं दो ही किंग्स की बात करूंगा. सबसे पहले तो मैं लेऊंगा अकबर को, और उसके बाद मैं बात करूंगा औरंगजेब की. ये दो ऐसे किंग रहे थे जिसके टाइम पे एम्पायर को बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिले थे.
मुगल साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले थे। अकबर के जितने भी बदलाव आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे जो रहेंगे पॉजिटिव चेंजेस रहेंगे। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, प्रशासनिक बदलाव उन्होंने बहुत ज्यादा किए हैं। और औरंगजेब उनके विपरीत था, अकबर के बिल्कुल विपरीत था। ये अकबर जो था एक सेक्युलर था, हर धर्म को मानता था, हर धर्म की इज्जत करता था, सभी को डोनेशन भी देता था, सभी के रखरखाव के लिए भी डोनेशन दे दिए। लेकिन औरंगजेब को जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इन्होंने हिंदू टेम्पल्स को भी तुड़वा दिया था, हिंदू टेम्पल्स को भी तुड़वाया था। तो वो जानेंगे कि वो कौन कौन सी सर्कमस्टांसेस ऐसी रही थी जिसके कारण कि ये सारी बातें हुई। तो सबसे पहले देखिए, आप एक बात समझ गए हैं कि 1526 में जो है मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है और 1707 के बाद इनका जो है फॉल होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकबर के बारे में। अकबर, देखिएगा मैं हेडिंग डाल देता हूं अकबर। देखिए अकबर जब किंग बने तो जैसा कि मैं बता देता हूं कि बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये चले, बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये चले। अब सेक्युलर भी थे, बहुत ज्यादा सेक्युलर भी थे। और तीसरी इनकी खास बात यह है कि बहुत बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन्होंने किए। ऐसे ही कुछ आज जो चेंजेस इन्होंने किए थे उसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे वो चेंजेस थे जिनके कारण कि मुगल साम्राज्य में बहुत बड़ा बदलाव आया। राइट, तो देखिएगा सबसे पहले जिसकी मैं बात करना चाहूंगा दैट इज मनसबदारी सिस्टम। बड़ी फास्टली इसको लेंगे हम लोग, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जिसमें से कि क्वेश्चन पॉसिबल होगा। तो देखिएगा अकबर ने क्या किया था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज किया था जिसको हम बोलते हैं मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम। अब ये मनसबदारी सिस्टम देखिए क्या था। आर्मी, क्योंकि जो इनका एम्पायर था, मुगल जो एम्पायर था, मुगल साम्राज्य जो था वो बहुत बड़े साइज का था, बहुत बिग साइज का था। अब जब साम्राज्य आपका बड़ा होगा तो आपको आर्मी की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा पड़ेगी, ज्यादा आर्मी की जरूरत पड़ेगी। ये बात आप एग्री करते हैं ना? तो जब ज्यादा आर्मी होगी आपकी तो एम्पायर के लिए उसको एक अकेले आदमी से संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए अकबर ने इंट्रोड्यूस किया मनसबदारी सिस्टम। तो इसके तहत क्या किया गया कि एक आदमी, या आप बोल सकते हैं उनका कोई भी एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो था, ये लेट सपोज कि उनका एक इंपॉर्टेंट मिनिस्टर था कोर्ट में, और ये मिनिस्टर, इसको बोला गया कि आप जो है अपने नीचे कुछ 5000 सोल्जर्स की क्या रखिएगा, आर्मी रखिएगा। उन सैनिकों को आप रेख देख करेंगे उन सैनिकों की। तो ये बोलते हैं कि इससे मुझे क्या, तो अकबर के द्वारा बोला जाता है कि आपको एक हैंडसम सैलरी पे की जाएगी, एक हाई सैलरी आपको पे की जाएगी। लेकिन अब ये मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई ये जो इतने 5000 सोल्जर्स हैं इनका खर्चा कहां से आएगा, इनको कैसे पे किया जाएगा और कहां से पे किया जाएगा। तो इसी के लिए ये जो आदमी को ये जिम्मेवारी दी गई, ये एक तरह की, मैं इसको बोलूंगा ये क्या थी, एक रैंक थी। मनसब क्या है, एक रैंक है। राइट, तो इसके लिए आर्मी के रखरखाव और खर्चे के लिए इन्होंने शुरू किया जागीरदारी सिस्टम। क्या शुरू किया? जागीरदारी सिस्टम। अब ये जागीरदारी सिस्टम क्या था ये भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। जागीरदारी सिस्टम देखिएगा, तो जागीरदारी सिस्टम में क्या था, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं इसको। जागीरदारी सिस्टम में क्या था कि एक जमीन का टुकड़ा जो है, जागीरदारी सिस्टम, इसके तहत क्या किया गया, ये जो मनसब यहां पे रैंक जिसको दी गई थी मनसब की, इसको क्या किया गया कि एक जमीन का टुकड़ा दे दिया गया। एक्चुअल में वो जमीन नहीं दी गई थी, मैं आपको अभी बताऊंगा। और इस जमीन से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, राजस्व इकट्ठा होता था,
वो राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार इस मनसब को दे दिया गया। तो रेवेन्यू कलेक्शन के जो राइट हैं, राइट अधिकार, वो किसको दे दिए गए? इस मनसब को दे दिए गए। अब लेट सपोज कि यहां से जो निकलता था वो 1,00,000 रुपीज निकलता था, इस जमीन से जो राजस्व आता था वो 1,00,000 रुपए आता था। अब उसमें से क्या बोला गया? अंडर द जागीरदारी सिस्टम इस मनसब को बोला गया, इस रैंक होल्डर को बोला गया कि आप जो है इसमें से अपनी सैलरी भी रख लीजिए, प्लस जो आपने अपने नीचे जो 5,000 की जो आर्मी रखी हुई है उनका भी आप एक्सपेंडिचर, उनका भी आप खर्चा जो है वो इसमें से रख लीजिए, और इनकी भी सैलरी जो भी होगी वो भी रख लीजिए। राइट। तो मनसबदार सिस्टम में मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं इसको क्विकली। मनसबदारी सिस्टम में क्या था कि आपको एक रैंक दे दी गई, किसी भी आदमी को या किसी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर को क्या बोला गया कि आपको अपने नीचे क्या करना है, कुछ 5,000 सोल्जर्स की क्या रखनी है, एक आर्मी रखनी है, और उसका सब रेख देख खर्चा आप संभालेंगे। तो इसके लिए मनसब को एक सैलरी भी दी गई, और क्या दिया गया, आप बोल सकते हैं कि जो सेना थी आपकी उसके लिए भी खर्चा दिया गया। लेकिन वो खर्चा कहां से आया? वो आया जागीरदारी सिस्टम के अंदर। क्या किया गया कि एक जमीन का टुकड़ा इस मनसब को दे दिया गया, और इस जमीन के टुकड़े से जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, जितना भी राजस्व प्राप्ति होती थी, वो ये मनसब कलेक्ट करेगा, ये राइट उसको मिल गया था। इसमें से वो अपनी सैलरी भी रख लेगा, ये सैलरी भी रख लेगा, और इसी में से वो अपना खर्चा भी, सेना का जो है वो भी निकाल लेगा। अब लेट सपोज कि 10% इसमें से इसकी सैलरी हो गई, और 70% जो है इसमें से क्या हो गया, मान लीजिए कि सेना का खर्चा निकल गया। अब बाकी जो बच गया, 20%, वो जाता था किसके पास? किंग के पास। वो जाता था किसके पास? किंग के पास। तो ये थे आपके मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम। देखिए, मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम से हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन इससे बेटर वे में कोई आपको नहीं समझा सकता। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैंड की। टाइप्स ऑफ लैंड अंडर मुगल्स। तो देखिए, कुछ प्रकार की जमीनें होती थी, ये यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसकी। कुछ प्रकार की जमीनें होती थी मुगल्स में, जिनको अलग अलग पर्पजेस के लिए यूज किया जाता था। तो इनमें से जो फर्स्ट टाइप की जो जमीन थी उसको बोला जाता था जागीर, जो अभी मैंने आपको बताई है, जागीर लैंड्स। दूसरे टाइप की जो थी वो थी आपकी खलीसा, खलीसा लैंड। और तीसरे टाइप की जो आपकी लैंड थी वो थी आपकी इनाम लैंड। इनाम लैंड, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं, जागीर भूमि और खलीसा भूमि और इनाम भूमि। तो देखिए इनमें फर्क क्या क्या था, डिफरेंशिएट कैसे आप इसको करोगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जागीर लैंड आप समझ ही चुके हो कि जमीन के टुकड़ा किसी मनसब को दे दिया, जिससे कि रेवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा? वही मनसब, वही रैंक होल्डर कलेक्ट करेगा, और इसमें से वो अपना खर्चा भी निकालेगा और सेना का खर्चा भी निकालेगा। बाकी जो बच गया वो किसके पास जाएगा? किंग के पास जाएगा। तो ये जमीनें इस पर्पज के लिए यूज की जाती थी। मोस्टली इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि आर्मी के खर्चे को संभाले रखना। राइट। तो आई होप कि जागीर लैंड आपके समझ में आ गई होंगी। सेकंड हम आते हैं खलीसा लैंड पर, खलीसा भूमि। अब ये क्या थी? तो खलीसा भूमि जो थी, इसके ऊपर ये जो जमीनें थी, इससे जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, इससे जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था, वो सारा का सारा किसके पास जाता था? किंग के पास जाता था। बाकी इसको किसी भी अदर पर्पस के लिए यूज नहीं किया जाता था। ये सारा रेवेन्यू या राजस्व जो है खजाने में डाल दिया जाता था और उसको फ्यूचर के लिए यूज किया जाता था। थर्ड जो हमारी है इनाम लैंड। इनाम लैंड, तो इस नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इनाम लैंड, लेकिन अगर इसको एक वर्ड में डालना हो तो मैं बोलता हूं कि गिफ्ट लैंड होती थी ये, जो गिफ्ट करने के लिए होती थी। अब देखिए, हम किस टाइम को पढ़ रहे हैं? हम अकबर के टाइम को पढ़ रहे हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अकबर जो था बहुत ज्यादा सेक्युलर था, हर धर्म को मानता था और हर धर्म की रेख देख भी बहुत अच्छे से करता था, इसीलिए उनको एम्परर या महान राजा भी बोला गया है। तो इनाम लैंड के तहत क्या किया गया? इनाम लैंड में जो आपके ब्राह्मण्स होते थे,
जो आपके मौलवी होते थे, ठीक है, तो इनको क्या किया जाता था, ये गिफ्ट कर दी जाती थी। अब ये गिफ्ट क्यों की जाती थी? क्योंकि ब्राह्मण जो है इस पैसे से अपना टेम्पल्स, मंदिर वगैरह बनाते थे, और मुस्लिम जो थे वो मॉस्क्यू बनाते थे, मस्जिदें बनाते थे, और इनके खर्चे को संभाले रखते थे। इनसे जो रेवेन्यू आता था इस लैंड से। तो ये जो थी आपकी तीन टाइप्स की लैंड थी, और आई होप कि आप समझ गए होंगे तीनों टाइप्स की लैंड को। इससे आगे अगर हम चलते हैं अब, तो इसमें देखिए क्या है। अब बात होती है कि इसमें इतना अच्छा तो चल रहा था, फिर प्रॉब्लम कहां आई? तो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट कहां होती है वो देखिएगा, कि अकबर की जो डेथ है वो हो जाती है 16.5 में, 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और लेकिन अकबर की मृत्यु तो हो गई, अकबर तो चल बसे, लेकिन जो उनके द्वारा ये जो जागीरदारी सिस्टम था, जागीरदारी सिस्टम था, ये उसका कंटिन्यू रहा, ये कंटिन्यू रहा। तो अब जागीरदारी सिस्टम जब कंटिन्यू रहे गया, और ये कंटिन्यू कहां तक रहता है? ये कंटिन्यू रहता है आपका औरंगजेब के टाइम तक। ये कंटिन्यू कहां तक मिलेगा आपको? औरंगजेब के टाइम तक। आप समझेंगे कि औरंगजेब ने इसके विपरीत काम क्यों किए, उसका एक लॉजिक आपको यहां पे मिलेगा। देखिए, तो जागीरदारी सिस्टम अकबर ने शुरू किया और औरंगजेब के टाइम तक चला। अब देखिए क्या हुआ, चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहां आ रही है? तो जैसे जैसे समय बीतता गया, अब क्या हुआ कि जागीर लैंड जो थी, जागीर लैंड जो थी, जो भूमि थी, अब ये तो क्या है, लिमिटेड है। ये तो भाई लिमिटेड है ना, फैल थोड़ी रही है। अब ये लिमिटेड है, और मनसबदार या जो रैंक होल्डर थे या जो मिनिस्टर थे, वो आपके डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। अब ये लिमिटेड है जागीर लैंड, और मिनिस्टर बढ़ते जा रहे हैं। अब कोई भी मिनिस्टर आके बोल रहा है, लाओ मुझे भी मनसब बनाओ, मुझे भी रैंक होल्डर बनाओ, और मुझे भी एक जागीर लैंड दो, जिससे कि मैं अपने नीचे 5,000 सैनिक रखूंगा, और आपके लिए वॉर की सिचुएशन में मैं तैयार हूं। तो ऐसे करने से क्या हुआ, मिनिस्टर्स, कोई भी आके, जो मिनिस्टर था या कोई भी और आदमी था, वो, उनकी संख्या जो है बढ़ती गई, और जागीर लैंड क्या होती गई? लिमिटेड हो गई। तो अब जागीर लैंड जब लिमिटेड होती गई, तो धीरे धीरे यहां पे आपको फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिलेंगे, वित्तीय संकट देखने को मिलेगा मुगल एम्पायर में। किसके टाइम पे? औरंगजेब के टाइम पे, जैसे ही हम पहुंचते हैं तो फाइनेंशियल क्राइसिस जब हुए, तो देखिएगा यहां पे ये वीक कंडीशन क्यों हुई, ये आप समझ गए कि लिमिटेड थी और मिनिस्टर बढ़ते जा रहे थे। तो जो रिसोर्सेज थे, जो आपकी, मैं आपको पहले जैसे कि बता चुका हूं कि खलीसा लैंड थी, तो वो खलीसा लैंड के रेवेन्यू को भी यहां पे इस्तेमाल करना पड़ा। तो रिसोर्सेज जो थे वो कम होते जा रहे थे। तो इन सब से बचने के लिए अब यहां पे औरंगजेब क्या करते हैं? अब यहां पे औरंगजेब क्या करते हैं? तो वो देखिए, सबसे पहले वो क्या काम करते हैं? जैसा कि आपको पता ही है कि औरंगजेब कैसा आदमी था, एक ऑर्थोडॉक्स आदमी था, एक ऑर्थोडॉक्स आदमी था। वो किसी भी धर्म को नहीं मानता था, उसने रिलेशन अपने सबके साथ बेकार कर लिए थे। तीसरा, उसके टाइम पे क्या हुआ था कि फाइनेंशियल क्राइसिस भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। तो इसको देखते हुए क्या हुआ कि एक कर है जिसको बोला जाता है जिजिया कर, जिजिया टैक्स भी आप इसको बोल सकते हैं। अब ये मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेता हूं इसको। तो सबसे पहले औरंगजेब ने क्या किया? जिजिया चालू किया। अब ये जिजिया टैक्स था क्या? ये जिजिया टैक्स आपका नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, नॉन मुस्लिम से लिया जाता था, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हिंदू, ईसाई, सिख, जो भी थे, उनसे क्या लिया जाता था? जिजिया लिया जाता था। अब इस जिजिया के बारे में मैं बताऊं, वैसे तो ये जिजिया टैक्स जो स्टार्ट हुआ था, दैट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये चालू किया गया था। लेकिन
इसको अकबर ने इसको अकबर ने जब मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ तो इस जजिया कर को अकबर ने क्या कर दिया था, हटा दिया था, खत्म कर दिया था। लेकिन औरंगजेब ने इसको क्या किया, फिर से लगा दिया, फिर से इसको स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस, वित्तीय संकटों की वजह से उनका जो खजाना था वो घटता जा रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस जो थी वो बढ़ती जा रही थी। इसके कारण औरंगजेब ने इसे दोबारा स्टार्ट किया। अब देखिए, अकबर ने हटाया, औरंगजेब ने शुरू किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुगल एम्पायर के अंदर वो कौन से राजा थे जिन्होंने जजिया कर को हटाया था या जिन्होंने जजिया कर को दोबारा शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन यहां से एक बन सकता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने, तो दूसरा काम इन्होंने क्या किया कि जो हिंदू टेम्पल्स थे, हिंदू टेम्पल्स थे, उनको क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया। उनको क्या कर दिया, डिमोलिश कर दिया, मतलब तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया। अब इसके पीछे लॉजिक क्या था, देखिए, ये जो आपको दोनों पॉइंट दिख रहे हैं, जिजिया टैक्स और हिंदू टेम्पल्स को तोड़ना, इनसे दो फायदे हो रहे थे। एक तो उसके पास क्या पहुंचेगा, पैसे पहुंचेंगे, यहां से भी पैसा पहुंचेगा अगर वो टैक्स लगाएगा। और हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश जब किया गया, तो आज के टाइम पे जो आप मंदिर देख रहे हो, ये इतने ऐसे मंदिर नहीं होते थे, बहुत ज्यादा खजाना मंदिरों में दबा रहता था। सोने चांदी के आभूषण वगैरह या फिर मूर्तियां वगैरह जो होती थी, बहुत ज्यादा चढ़ावा जो आता था, बहुत ज्यादा आता था। तो इससे क्या हुआ, जब तोड़ा गया मंदिरों को, तो वहां से भी क्या निकला, खजाना निकला, वहां से भी बहुत ज्यादा खजाना निकला, जिसको कि वो अपने एम्पायर के लिए क्या कर सकता था, यूज कर सकता था। और दूसरा, इन दोनों कामों से क्या हुआ कि जब आप नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगाओगे, उस टैक्स से बचने के लिए अगर कोई मान लीजिए हिंदू है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो अपना धर्म चेंज कर लेगा, किस में, मुस्लिम में। तो मुस्लिम धर्म वैसे ही क्या हो रहा था, ग्रो कर रहा था उस टाइम पे। और इससे भी क्या हुआ, हिंदू टेम्पल्स जब तोड़ दिए जाएंगे तो पूजा पाठ कहां होगा, और धीरे धीरे रीति रिवाज क्या होंगे, बदलते जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, मुस्लिम धर्म को बढ़ावा मिलेगा। तो अपने धर्म का प्रचार बढ़ावा देने के लिए भी ये काम किए, और दूसरा फाइनेंशियल क्राइसिस को भी बढ़ावा देने के लिए ये काम किए गए। अब यहां पे तीसरा काम इन्होंने क्या किया था, तीसरा जो काम था, देखिए, मैं अगर एक रफ मैप बनाता हूं इंडिया का, ये आपका वेस्ट और साउथ इंडिया है। तो यहां इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर आपके थे राजपूत, यहां पे कौन थे, राजपूत। और यहां पे आपके इस एरिया के अंदर थे मराठा, मराठास। तो बीच में ये सारा क्या था, मुगल एम्पायर था। तो अकबर ने क्या किया था, अकबर ने किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं किया, सबसे पहले तो किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं किया। उन्होंने राजपूत और मराठा के साथ में क्या किए थे, अलायंस बनाए थे, अलायंस, कुछ एग्रीमेंट या संधि आप बोल सकते हो, जिनके तहत वो क्या थे कि सॉवरेनिटी, जो स्वामित्व या संप्रभुता जो रहेगी, वो किसकी रहेगी, मुगल्स की रहेगी। लेकिन ये अपने अकॉर्डिंग जो है, ये अपना रूल कर सकते हैं और मराठा अपना रूल कर सकते हैं। लेकिन जब औरंगजेब का टाइम आया, जब औरंगजेब का टाइम आया, तो मुगल एम्पायर को जब इसने एक्सपेंशन की सोची, बढ़ाने की सोची, तो इन्होंने क्या किया, राजपूत के साथ भी क्या किया, औरंगजेब ने रिलेशंस बिगाड़ लिए, इनके साथ भी रिलेशंस को क्या किया, बिगाड़ कर लिया। और मराठास के साथ भी रिलेशन को क्या किया, बेकार कर लिया, राइट। अभी हम आगे जानेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीज हुई थी जिनके कारण की वो रिलेशन बेकार हुए। तो आप औरंगजेब का कुछ थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि इसने तीन काम किए थे, जिजिया को फिर से लगाया था, हिंदू टेम्पल्स को तोड़ा था, और राजपूत और मराठास के साथ में इन्होंने क्या किया था, रिलेशंस को बेकार कर लिया था उन लूटपाट के चक्कर में, राइट। लेकिन अब
जो औरंगजेब थे उनकी जो डेथ है वो हो जाती है कहां पे, 1707 में, 1707 में औरंगजेब जो है डेथ हो जाती है। ये बहुत ही गुस्से वाला इंसान था, लेकिन इन्होंने मुगल एम्पायर को जो का तो बना के रखा। लेकिन इनके बाद जो रूलर्स आए, इनके बाद जो राजा आए मुगल्स की तरफ से, वो दिन पर दिन वीक होते गए, दिन पर दिन वीक होते गए। तो उनके बारे में अब हम जानेंगे कि कैसे वो वीक हुए और क्या क्या सिचुएशंस जो रही। तो अब देखिएगा, जब 1707 में मुगल एम्परर जो औरंगजेब थे उनकी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद क्या होता है देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं औरंगजेब, औरंगजेब। अब औरंगजेब ओबियसली जब इनकी डेथ हो जाएगी तो आगे सक्सेसर जो आएगा, इनका उत्तराधिकारी जो आएगा, वो इनका बेटा ही आएगा। लेकिन इन भाई साहब ने क्या किया था, बहुत सी शादियां की थी, और तीन जो मेन शादियां थी इसकी, जिनसे कि आपको पढ़ने को मिलेगा बुक्स में, वो क्या क्या थे। तो सबसे पहली जो इनकी बीवी थी, उनका नाम था दिलरास बानो, दिलरास बानो बेगम। ये इनकी पहली बीवी थी, ये इनकी पहली बीवी थी दिलरास बानो बेगम। दूसरी जो थी, दैट वाज नवाब बाई, ये इनकी दूसरी बीवी थी, सेकंड। और थर्ड जो थी वो थी उदयपुरी महल। नाम देख रहे हैं आप, उदयपुरी महल, ये इनकी तीसरी बीवी थी। और इन तीनों से एक एक बेटा इनको मिला। तो सबसे पहले जो दिलरास बानो बेगम जो इनकी बीवी थी, उनसे जो इनके पुत्र थे, उनका नाम था मोहम्मद, मोहम्मद आजम शाह, मोहम्मद आजम शाह। ये इनके सन थे। मैं कलर दूसरा ले लेता हूं यहां पे। मोहम्मद आजम शाह, ये इनके फर्स्ट सन थे। और इधर से जो आए, वो आए बहादुर शाह फर्स्ट, ये इनके सेकंड चाइल्ड थे, जो कि नवाब बाई से पैदा हुए थे। और थर्ड जो थे, इनका नाम था काम बख्श, काम बख्श। ये इनके तीसरी संतान थी। तो पहले थे मोहम्मद आजम शाह, थर्ड सेकंड जो थे वो थे बहादुर शाह फर्स्ट, और थर्ड जो थे वो थे काम बख्श, राइट। अब देखिए अब क्या होगा, ऑब्वियसली आपको पता भी है जैसा कि, तो इन तीनों के बीच में क्या होती है, फाइट। एम्परर बनने के लिए क्या होती है, फाइट होती है इन तीनों के बीच में, राइट। अब ये फाइट देखिएगा, फाइट होगी तो यहां पे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी। आपको जैसा कि पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस तो ऑलरेडी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस तो ऑलरेडी थी मुगल एम्पायर में औरंगजेब के टाइम पे। और अब ये जब फाइट कर रहे हैं, ये भी और ये भी, तो जब ये फाइट कर रहे हैं तो हमारी तरह ये बच्चों की तरह ऐसे तो नहीं कर रहे हैं कि बेड के ऊपर जो है तकिए वाली लड़ाई है इनकी, कि नहीं मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा, आप समझ सकते हैं। तो इनकी जो फाइट थी वही हाथी घोड़े वाली थी, आर्मी वाली लड़ाई थी। तो उसमें भी क्या हुआ, रिसोर्सेज जो इनके पास बचे थे वो क्या होते गए, कम होते गए, एग्जॉस्ट होते गए। जो मनी, जो पैसा जो इनके पास था वो क्या होता गया, वो एग्जॉस्ट होता गया। तो यहां फिर से जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो और ज्यादा डीप हो जाएंगी, और ज्यादा गहरी होती जाएंगी। तो अब जब इनके बीच में जो फाइट हुई, आजम शाह, बहादुर शाह और काम बख्श के बीच में, तो इनमें से जो जीतता है वो जीतता है आपका मोहम्मद आजम शाह। ये क्या कर देते हैं, वॉर को जीत लेते हैं और इनको हरा देते हैं। बहादुर शाह भी उसमें हार जाते हैं और काम बख्श भी उसमें हार जाते हैं। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहादुर शाह जो है नेक्स्ट किंग बने थे। अब वो कैसे बने थे मैं आपको बताता हूं, देखिए। अब ये जो मोहम्मद आजम शाह थे ना, ये जो थे, ये भाई साहब
60 प्लस एज के थे उस टाइम पे। ये जो थे 60 प्लस एज के थे। तो ये जीत तो जाते हैं, लेकिन विद इन द 6 मंथ, विद इन द 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर इनकी भी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मोहम्मद आजम शाह युद्ध जीत लेते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद। जब तीनों भाइयों में आपसी युद्ध हुआ गद्दी को संभालने के लिए, तो मोहम्मद आजम शाह जीत गए, लेकिन 6 महीने के अंदर उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जब ऐसे डेथ हो जाती है, तो अब कौन टेक ओवर करेगा? ऑब्वियसली बहादुर शाह फर्स्ट जो है वो क्या करता है, टेक ओवर करता है गद्दी पे, राइट। तो नेक्स्ट एम्परर जो आपको देखने को मिलेंगे वो कौन मिलेंगे? बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट जो है आपके नेक्स्ट किंग बन के आते हैं, राइट। अब बहादुर शाह फर्स्ट, इनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले बताता हूं आपको। बहादुर शाह फर्स्ट जब आए थे तो ये बड़े ही लिबरल किस्म के इंसान थे, और ये बोलते हैं कि मैं जो मेरे फादर ने जो गलतियां की थी औरंगजेब ने, मैं उन सभी गलतियों को सुधारूंगा। क्या सुधारेंगे? तो ये मेन जो गलतियां थी वो क्या थी? राजपूत के साथ रिलेशन खराब थे। दूसरा, इनके जो थे आप बोल सकते हैं कि मराठास के साथ जो है रिलेशन खराब थे। और तीसरा आप बोल सकते हो कि सिख जो थे उनके साथ भी इनके रिलेशन खराब थे। तो ये बोलते हैं कि मैं इन सबके साथ जो है क्या करूंगा, रिलेशंस को अच्छा करूंगा। समझ गए होंगे आप इस बात को? तो जस्ट ए सेकेंड, हाँ जी। तो अब जो था, अब जो है बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह फर्स्ट ये आ जाते हैं और ये रिलेशन सुधारने की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये भाई साहब जाते हैं किसके पास? राजपूत के पास। किसके पास जाते हैं? राजपूत के पास। और वहां पे राजपूत आपको पता है किस एरिया में थे? मैंने अभी अभी आपको मैप पे बताया था। ये देखिए, ये जो एरिया था, आप मेरे मार्कर को देखिएगा, ये जो एरिया था ये सारा का सारा कहां था? राजपूत एरिया था। तो यहां पे दो छोटे छोटे स्टेट थे राजपूत एम्पायर के अंदर। एक का नाम था यहां पे अंबर, अंबर, और दूसरे का नाम यहां पे था मारवाड़। क्या था? मारवाड़। ये दो छोटे छोटे स्टेट थे और मेन स्टेट थे वहां के राजपूत के अंदर। तो ये जाते हैं भाई साहब यहां पे, बहादुर शाह फर्स्ट अंबर के किंग के पास जाते हैं और मारवाड़ के किंग के पास जाते हैं। यहां का जो किंग था अंबर का, हिज नेम वॉज सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह। और मारवाड़ के किंग का नाम था सवाई विजय सिंह, सवाई जयसिंह और सवाई विजय सिंह। तो ये इन दोनों के पास जाते हैं। तो यहां पे कहानी क्या होती है, जब ये राजपूत के साथ रिलेशन सुधारने के लिए जाते हैं बहादुर शाह फर्स्ट, तो ये बोलते हैं कि भाई आपके जो दो स्टेट हैं, जो कि अंबर और मारवाड़, ये आप क्या करो, ये मुगल एम्पायर के अंदर ले आओ, इनको मुगल एम्पायर के अंदर इनको ज्वाइन करवाओ। अब वो बोलते हैं भाई ऐसा क्यों करेंगे हम लोग, जब हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम राज कर रहे हैं, तो हम क्यों इसको आपके एम्पायर के अंदर मिलाएं। तो बहादुर शाह बोलते हैं ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ ऑफर करता हूं। और सबसे पहली चीज वो बोलते हैं कि मैं आपको एक हाई रैंक दूंगा। क्या देंगे? हाई
रैंक दूंगा। आप समझ गए ना, मनसब, मैं आपको एक उच्च ओहदे का मनसबदार बनाऊंगा। बोले ठीक है, तो इसके लिए आपको एक हाई सैलरी पे की जाएगी, बहुत हाई सैलरी आपको दी जाएगी। बोले ठीक है। सेकंड जो वो बोलते हैं, सेकंड जो बोलते हैं, इसमें जो डिमांड रखी जाती है वो रखी जाती है जयसिंह और विजय सिंह की तरफ से। वो बोलते हैं कि ठीक है, हम अपना जो ये एरिया है इसको आपके मुगल एम्पायर के अंदर डाल देंगे, लेकिन हमें इन दोनों जगह का आपको क्या रखना पड़ेगा, गवर्नर बनाना पड़ेगा, गवर्नर बनाना पड़ेगा इन दो जगह का। तो अब गवर्नर क्यों बनाना चाहिए? तो इसमें बहादुर शाह फर्स्ट बोलते हैं कि अगर मैंने आपका गवर्नर बना दिया, अगर मैंने आपको गवर्नर बना दिया इन दोनों स्टेट का, तो फिर मुगल एम्पायर के अंदर इनको ज्वाइन कराने का फायदा ही क्या हुआ? उससे फायदा क्या है? गवर्नर या किंग के तौर पे आप हो ही। और फ्रेंड्स एक बात मैं आपको यहां पे बता देता हूं, चाहे मेरे मुंह से गवर्नर निकले या सूबेदार निकले या नवाब निकले, तीनों का मतलब एक ही है। गवर्नर, सूबेदार और नवाब तीनों एक ही पोस्ट थी। लेकिन जब आप बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग बुक्स पढ़ेंगे, तो अलग अलग बुक्स में कहीं पे इनको गवर्नर मेंशन किया मिलेगा आपको, कहीं पे सूबेदार मेंशन किया मिलेगा और कहीं पे आपको नवाब मेंशन किया मिलेगा। लेकिन आप इससे समझ रहे हैं ना कि इसका मतलब क्या है, गवर्नर है, राइट? तो इससे जो है गवर्नर बनाने से बहादुर शाह फर्स्ट जो है मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, ये काम मैं आपको नहीं दे सकता। तो इसी के कारण वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं, फिर हम ये हमारे जो स्टेट हैं वो आपके इस टेरिटरी, जो मुगल एम्पायर की जो टेरिटरी थी उसमें नहीं डालेंगे। तो आपने देखा कि औरंगजेब के बाद उनका बेटा बहादुर शाह फर्स्ट आता है और कसम खाता है कि मैं अपने बाप के द्वारा किए गए गलत कार्यों को सुधार दूंगा। और इसकी शुरुआत जो वो करता है वो रिलेशन सुधारने से करता है, और सबसे पहले वो जाता है किसके पास, राजपूत के पास। और राजपूत के साथ क्या बनती है वो आपने अभी देखा। तो नेक्स्ट ये पहुंचता है, यहां जब दाल नहीं गली, यहां जब बात नहीं बनी, तो सेकंड वो पहुंचता है किसके पास, मराठास के पास। किसके पास पहुंचता है, मराठास के पास, राइट? तो मराठास, सबसे पहले तो मैं मराठास को सीधा डिस्कस नहीं करूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मराठास थे कौन, कहां से ये आए थे। तो इसमें के लिए मैं फिर से एक मैप आपके सामने बना रहा हूं, जैसे कि आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे थे। देखिएगा, ये आपका साउथ इंडिया है। ये जो मराठास थे, मराठास के आने से पहले ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये इसके अंदर इस एक किंगडम होता था जिस किंगडम को बोला जाता था बहमानी किंगडम। क्या बोला जाता था, बहमानी किंगडम। मैं एक बार आपके कमेंट ले लेता हूं। तो देखिएगा अब, तो यहां पे क्या था, एक बहमानी किंगडम था। बहमानी किंगडम जो था ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंगडम था एक। अब क्या हुआ, टाइम के साथ साथ क्या हुआ, इसमें छोटे छोटे स्टेट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में ये बट गया था। बहमानी किंगडम जो था छोटे छोटे क्या हो गया, टुकड़ों में बट गया। और ऐसे ही मैं बना के आपको दिखा देता हूं। लेट सपोज कि ये एक स्टेट बन गया, उसके बाद ये एक स्टेट बन गया, उसके बाद ये एक स्टेट बन गया, फिर एक स्टेट और बन गया। तो ये क्या था, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और ऐसे ही छोटे छोटे जो स्टेट थे
मैं उनके नाम आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए, उन सब में से बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, और आपका बेरार, फिफ्थ आपका बेदार, ठीक है, सिक्स्थ आपका खांडेश, खांडेश, ठीक है। तो ये कुछ छोटे हिस्सों में बट गया था बहमानी किंगडम, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बेरार, बेदार, खानदेश, इन सब छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। और ये जो छोटे छोटे स्टेट थे, ये छोटे छोटे स्टेट बहुत ही ज्यादा वीक स्टेट थे, बहुत ही कमजोर स्टेट थे, इनके राजा भी बहुत कमजोर थे, इनके सेनापति भी कमजोर थे, एंड दैट इज वाई ये स्टेट बहुत कमजोर थे, राइट। तो इन्हीं स्टेट में लोग मराठाज कुछ रहते थे, ये कम्युनिटी का नाम था। मराठाज जो थे एक कम्युनिटी का नाम था, जो कि यहां पे कहीं कहीं पे आपके इन्हीं स्टेट्स के बीच में पॉपुलेशन थी इनकी। आप समझ गए होंगे कि मराठाज क्या थे। लेकिन इन मराठाज की जो खास बात थी ना, वो ये थी कि ये जो है मार्शल आर्ट में, मार्शल आर्ट में, या आप बोल सकते हो कराटे, जूडो कराटे वगैरह, इन आर्ट में ये बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, बहुत ज्यादा स्किल्ड थे। आपने क्रिश मूवी देखी होगी, तो ये क्रिस टाइप के इंसान थे, जो पहाड़ों पे सीधे चढ़ जाना, पेड़ पे चढ़ जाना, बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट, लड़ाई, दंगे फसाद, ये सब इनमें बहुत ज्यादा स्किल्ड थे ये। और इनकी जो पॉपुलेशन थी वो इन्हीं स्टेट में फैली हुई थी कहीं कहीं पे, राइट। तो अब जब ये यहां पे थे, अब जब ये यहां पे थे, तो क्या हुआ कि हर स्टेट जो था, चाहे वो बीजापुर हो, चाहे वो गोलकोंडा हो, चाहे वो अहमदनगर हो, बेरार हो, बेदार हो, खानदेश हो, इनकी आर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा वीक थी। हम बात कर चुके हैं, बहुत वीक थी। तो वीक होने के कारण क्या हुआ, इन राजाओं ने, इन सारे स्टेट के राजाओं ने इन मराठास को क्या किया अपनी आर्मी में, इन मराठास को क्या किया अपनी आर्मी में, अपनी आर्मी में क्या कर दिया, रिक्रूट कर लिया, रिक्रूट कर लिया था इन्हें, राइट। रिक्रूट कर लिया, भर्ती कर लिया था, ताकि इनकी आर्मी क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। तो ये मराठास की पॉपुलेशन थी, अभी तक इनका कोई भी अस्तित्व नहीं था। ये मैं इनकी पहले की बात बता रहा हूं, जब बहमानी किंगडम टूट के कुछ स्टेट्स में बिखर गया था, और वीक हो जाने के कारण मराठास की पॉपुलेशन को, क्योंकि वो स्किल्ड थे बहुत ज्यादा, इसलिए उन्होंने क्या किया, इन सभी स्टेट ने अपनी आर्मी में इनको क्या कर लिया, रिक्रूट कर लिया। और जिससे कि क्या हुआ, उनकी जो आर्मी थी वो क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। लेकिन अब क्या क्या होता है, देखिए थोड़ा पीछे की तरफ चलेंगे एक बार, ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये जो इंडिया है, अब ये जो इंडिया है, यहां ऊपर आपको पता है यूरोप है, यहां ऊपर क्या है, यूरोप है। और यूरोप का ही एक देश है जिसे हम बोलते हैं पोर्चुगल, पोर्चुगीज आपने सुना होगा। और यहीं से एक आदमी ट्रेड करने के लिए आया था, जिसका नाम था क्या, क्या, जी हाँ, 1498 की बात है। क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, वास्को डगामा। वास्को डगामा भारत आया था, 1498 की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पे देखिएगा क्या होता है, जब ये स्टेट, ये आपका बहमानी किंगडम छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ है, राइट। तो जब वो कलिकट पहुंचता है ये आदमी, ठीक है, यहां पे केरल के कलिकट में पहुंचता है, जमोरिन इनका स्वागत करते हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे, आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। तो जब ये यहां आता है, तो ट्रेड के लिए आता है, ट्रेड करने के लिए आया था ये। तो ट्रेड करने के साथ साथ जब इनका ट्रेड बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाता है,
और 200-300 साल के बाद, 200-300 साल के बाद, समवेयर इन 16-17 सेंचुरी, ठीक है, तो क्या होता है यहां पे, ट्रेड के साथ साथ ये क्या करते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी, जो आप समझ सकते हो कि जो प्रचारक होते हैं, धर्म प्रचारक होते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी जिन्हें बोला जाता है, वो भी इनके साथ आना स्टार्ट कर देते हैं और क्रिश्चियन धर्म को, रिलीजन को क्या करते हैं, वो बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे जितनी भी पॉपुलेशन थी, वो बहमानी किंगडम के छोटे छोटे स्टेट्स में जितनी भी पॉपुलेशन थी, वो क्या करते थे कि रिलीजन कन्वर्जन का काम भी करने लग गए थे, रिलीजन कन्वर्जन का काम भी करने लग गए थे। अब ये होता गया, अब क्या हुआ कि यहां पे जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन जो रहती थी बहमानी किंगडम के छोटे छोटे स्टेट्स के अंदर, तो वो क्या करते थे, अब यहां पे देखिएगा क्या है, यहां पे ये समुद्री इलाका है जैसा कि आपको पता ही है, यहां पे ये सारा क्या है, ये पानी है, राइट, ये सारा का सारा क्या है, इधर पानी था, समुंदर था, अरेबियन सी जिसे आप बोलते हैं, राइट। तो अब यहां से क्या होता था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन जो थी, वो यहां से हज यात्रा करने के लिए जाती थी, हज यात्रा करने के लिए जाते थे, और ये जो थे किस में जाते थे, बोट में जाते थे, ये अपनी क्या करते थे, बोट लेके हज यात्रा के लिए निकलते थे। तो यूरोपियंस या पोर्चुगीज जो थे, वो क्या करते थे, इन्हें रास्ते में ही मार देते थे, इनकी डेथ कर देते थे, राइट। तो अब ये ऐसा करने लगे ताकि मुस्लिम पॉपुलेशन इस एरिया में कम हो और इनका जो क्रिश्चियन धर्म था वो बढ़े, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ऊपर आपको पता ही है कि क्या था, मुगल एम्पायर था, ये क्या था, ऊपर कौन थे, मुगल्स थे। तो मुगल्स, अब ये टाइम कौन सा चल रहा है, ये जब वास्को डी गामा आया था उसके 200-300 साल के बाद जहांगीर का टाइम चल रहा है, यहां पे इसका टाइम चल रहा है, जहांगीर का। तो जहांगीर इस बात से बड़ा टेंस्ड होते हैं कि ऐसा कुछ काम भी यहां पे चल रहा है। तो यहां पे क्या किया जाता है कि जहांगीर के जो सन थे, जिसे हम बोलते हैं शाहजहां, शाहजहां, ये अपने बेटे शाहजहां को बुलाते हैं और पूछते हैं कि क्या किया जाए इस सिचुएशन में। तो वो शाहजहां एक आइडिया लेके आते हैं यहां पे, वो बोलते हैं कि क्यों ना इन सबको, पूरे बहमानी किंगडम के छोटे छोटे ये जो स्टेट्स बट गए हैं, क्यों ना इनको कैप्चर कर लिया जाए, टू कैप्चर द होल एरिया, इनको कैप्चर ही कर लिया जाए। अब कैप्चर कर लिया जाए तो ठीक है, अब अगर आपको कैप्चर करना है, कैप्चर अगर आपको करना है तो इनसे वॉर करना पड़ेगा, लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अब एक बात मैं यहां पे आपको बता देता हूं कि ये लेट सपोज कि ये जो एरिया है, ये जो स्टेट है, ये लेट सपोज अहमदनगर है, ये क्या है, अहमदनगर है। अहमदनगर को छोड़ के, एक्सेप्ट अहमदनगर, शाहजहां ने पूरे के पूरे एरिया को क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, पूरे के पूरे एरिया को क्या कर लिया गया था, यहां पे कैप्चर कर लिया गया था शाहजहां के द्वारा। अहमदनगर को क्यों नहीं कर पाए थे, तो इसके लिए मैं बता देता हूं कि अहमदनगर का एक मिलिट्री कमांडर था, एक मिलिट्री कमांडर था जिसका नाम था मलिक अंबर, जिसका नाम क्या था, मलिक अंबर। ये मलिक अंबर जो था अहमदनगर स्टेट का मिलिट्री कमांडर था, ये जो था बहुत ज्यादा लॉयल था। इससे पहले मैं ये आपको इसके बारे में बता देता हूं कि उसने कैसे जीते, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। लॉयल था और बहुत ज्यादा पावरफुल था,